हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में कि बंगाल का नवाब जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि बंगाल के नवाब को क्रम से सजाइए और उनसे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो हम आज बंगाल के नवाबों के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम देखे थे मराठा साम्राज्य के बारे में और मुगल वंश के बारे में। तो देखते हैं हम बंगाल के जो पहले नवाब हुए थे वो थे मुर्शीद कुली खां, और जो दूसरे थे वो थे सिजाउद्दीन, और तीसरे सरफराज खां, चौथे अलवर्दी खां, पांचवें जो थे वो थे सिराजुद्दौला, और छठे जो थे वो मीर जाफर, और सातवें जो थे वो मीर कासिम। और फिर से दोबारा जब मीर जाफर बनता है वो वहाँ का नवाब, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दो बार जो नियुक्त किया गया था नवाब वो कौन था, तो वो था मीर जाफर, जो अपने शासन दौर में वह दो बार बंगाल का नवाब बनता है। तो बंगाल के नवाबों के बारे में हम देखते हैं कि बंगाल का जो नवाब हुआ करते थे वो दिल्ली के द्वारा, दिल्ली में जहाँ केंद्र शासित चल रहा था, जो मुगल पूरे प्रांत में अपना कब्जा किए हुए थे, वो अपना पूरा साम्राज्य चला रहे थे, वहाँ से वो अपना नवाब नियुक्त करते थे। बंगाल का जो 1700 में औरंगजेब के द्वारा बंगाल का नवाब जो घोषित किया जाता है वो था अजीमुसाज, और जो दीवान वहाँ का हुआ करता था, जिसे दीवान, जिसे हम फाइनेंस ऑफिसर कह सकते हैं, वह था मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के समय। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, सन 1711 में वो 1717 में जब उसका पुत्र फारुखसियर जो है वहाँ का नवाब, बंगाल का नवाब घोषित करता है मुर्शीद कुली खां को। एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का जो स्वतंत्र नवाब था वो था मुर्शीद कुली खां, जो नियुक्त करता है आखिरी बार मुगलों के द्वारा जो हुआ था वो था मुर्शीद कुली खां, जो फारुखसियर आखिरी बार यही एक शासक है जो नियुक्त करता है। इसके बाद जो यहाँ के शासक होते हैं वह अपने वंशानुगत यानी कहा जाए कि वो अपने विचार से वहाँ का शासक हुआ करते थे। और इसके पहले जो वहाँ का नवाब बनाया जाता था वो बनाया जाता था मुगलों के द्वारा। तो जब फारुखसियर इनको नवाब घोषित करता है 1717 में, वह एक कार्य और करता है कि अंग्रेजों को वह शाही फरमान, जिसे आप एक दस्तक के रूप में भी जान सकते हैं, कि दस्तक पास किया था फारुखसियर ने अंग्रेजों के लिए। यह दस्तक वह 3000 प्रतिवर्ष की दर से वह उनको वहाँ पर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है कि आप हमें 3000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे और आप बंगाल में अपना व्यापार कर सकते हैं। बंगाल उस समय जो था वो आज का हमारा ढाका बंगाल जो बांग्लादेश है, और पूर्वी बंगाल, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, ये सब उस समय बंगाल के क्षेत्र में आते थे। बंगाल काफ़ी फेमस हुआ करता था उसमें, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रांत हुआ करता था जहाँ पर फसल की उपज, उसके बाद वहाँ पर व्यापारियों का आगमन काफ़ी वह विकसित हुआ करता था इन सभी कारणों से। इसलिए बंगाल जो था वह मुगल भी चाहते थे कि कभी मुझसे दूर ना हो। लेकिन उत्तर मुगल वंश में जब मुगल वंश का पतन होना चालू होता है तो एक एक प्रांत जो था उनका वह अपने आप स्वतंत्र होने लगता है, और बाद में ये जो मुर्शीद कुली खां थे यह भी अपने आप को स्वतंत्र करा लेते हैं। लेकिन यह फिर भी मुगलों को अपना जीएसटी देते रहते हैं, अपने सहमत के अनुसार, अपने मर्जी से वह देते रहते हैं। तो इनके हम थोड़ा कार्यकाल देखते हैं मुर्शीद कुली खां का। जो इनका कार्यकाल चलता है वो 1717 से 1726 तक। 1717 में इन्हें मुर्शीद कुली खां को फारुखसियर द्वारा वहाँ का नवाब बनाया जाता है, लेकिन बाद में यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। उसके बाद जो था स्वतंत्र नवाब पहला वह मुर्शीद कुली खां, इसे
मुगल को स्वराज या देता रहता है, या वहाँ का नवाब बनने के बाद भी वह मुगलों को अपना स्वराज या जीएसटी के रूप में जो है कर देता रहता है। उसके बाद उसमें जो आ रहा था, ये शाही फरमान जारी किया था फरुखसियर अंग्रेजों के लिए, और जो बंगाल उसमें हुआ करता था वह 4 प्रांतों में, जो आज का है वह 4 प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत हुआ करता था। मुर्शिद कुली खान ने काफ़ी सुधार किए अपने समय में। जब वहाँ का वह नवाब बनता है वह काफ़ी सुधार भी करता है। उसने किसान के लिए एक तबाकी ऋण हमने मुगल वंश में देखा था, या मुगल वंश में देखा गया है कि तबाकी ऋण क्या हुआ करता था। वह तकाबी ऋण जो है वह जारी करता है वहाँ के किसानों के लिए, और जो ढाका उस समय उसका राजधानी हुआ करता था उसे वह मुर्शिदाबाद जो है लेकर आता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुर्शिदाबाद राजधानी किस नवाब ने बनाया था, वो बनाया था मुर्शिद कुली खां। इसके नाम से भी हम पकड़ सकते हैं कि मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो मुर्शिद कुली खां था। इसने जो वहाँ के छोटे जमींदार हुआ करते थे इसके समय में, उसने छोटे जमींदारों को खालसा भूमि में बदल दिए। खालसा भूमि क्या थी कि खालसा भूमि जितने भी छोटे जो जमींदार हुआ करते थे वह सब जो थे कर देते थे नवाब को, तो वो छोटे छोटे कई जो वहाँ के जमींदार थे उनको मिलाकर एक बड़े जमींदार के रूप में व्यक्त कर देता है। उसके बाद वहाँ से वह जो है कर लेता है, तो इससे जनता उससे काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ के जो बड़े नवाब थे उनके साथ यह छेड़खानी नहीं करता है, क्योंकि उनसे बड़े नवाबों से वह जो है सेना का भी काफ़ी प्रयोग किया करता था, और जो कर की वसूली हुआ करती थी वह बड़े जमींदार करते थे, इसलिए वह बड़े जमींदारों से कभी नहीं उलझा। इसके बाद इसकी जब मृत्यु होती है 1726 में, तब इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं सुजाउद्दीन जब गद्दी बैठते हैं यह 1726 से 1739 तक अपना शासन करते हैं, लेकिन यह अपने शासन में कोई बदलाव नहीं किए। जैसा का चल रहा था वैसे ही यह चलाते रहे, और इनके शासनकाल में कुछ ऐसे कार्य नहीं हुए जो देखा जाए। उसके बाद आगे आते हैं सरफराज खां जब गद्दी पर बैठता है वह 1739 से 1741 तक यह करता क्या है कि बिहार के एक नायाब सूबेदार जो थे अलीवर्दी खां से यह एक युद्ध करता है जो 1741 में, जिसे गिरिया नामक जगह पर होता है, जिसे गिरिया का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह बिहार में है। वहाँ पर यह युद्ध करता है जो अलीवर्दी खां से, और अलीवर्दी खां इसे पराजित कर देते हैं, और इस युद्ध में सरफराज खां मारा जाता है और बंगाल का नवाब बन जाता है अलीवर्दी खां जो चौथा नवाब बनता है। इसका जो दौर चलता है 1741 से लेकर 1756 तक। अलीवर्दी खां जो था वह अंग्रेजों के ऊपर एक टिप्पणी किया था कि अंग्रेज उस मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं कि जिसे अगर आप नहीं छेड़ेंगे तो आपको शहद देंगी, अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो वो आपको काट काट कर मार डालेंगी। क्योंकि जो अंग्रेज थे उसमें काफ़ी विकसित जो थे, काफ़ी व्यापार में आगे चल रहे थे, इसलिए सबको लग रहा था कि यहाँ पर जो अंग्रेज है वह धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उनका विरोध नहीं किया। लेकिन जब अलीवर्दी खां आता है या देखता है, लेकिन यह भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करता है कि जिससे अंग्रेज इससे दुखी हो जाएं। उसके बाद इसने मुगल को स्वराज देना बंद कर दिया। स्टार्ट में जब यह नवाब बनता है तो यह मुगलों को एक तरह से उपहार के रूप में एक इकट्ठा जो है वहाँ उनको स्वराज देता है। उसके बाद एक बैग वह बंद कर देता है, क्योंकि वह जब नवाब बनने के लिए मुगल को देता है तो मुगल इससे खुश होकर इसे बंगाल का नवाब बना देते हैं, और यह बाद में बंद कर देता है, और यहीं से जो है मुगलों को राजस्व देना बंगाल से बंद हो जाता है। उसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है फिर आते हैं
सिजाउद्दौला जो गद्दी बैठते हैं ये थे 1756 से 57 तक। इन्होंने सबसे पहले कार्य क्या किया, दस्तक का विरोध। दस्तक क्या था कि दस्तक जो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दिया था, ये दस्तक हुआ क्या करता था कि आप एक तरह सा यह एक मोहर के रूप में, एक परिचय पत्र के रूप में ये दस्तक हुआ करता था। आप व्यापार कर रहे हैं तो आप किसी को भी यह दस्तक दिखाएंगे तो आप मुफ्त में व्यापार कर सकते हैं। तो दस्तक का जो अंग्रेज कर्मचारी थे वह दुरुपयोग भी कर रहे थे। ये दुरुपयोग कैसे कर रहे थे कि एक कंपनी में जितना भी माल बनता था उस माल को स्वयं से खरीद कर वह अपने खुद का व्यापार करते थे और कंपनी के द्वारा यह जो है गलत कार्य कर रहे थे। लेकिन यह सब जानते थे, हर शासक जो थे, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि सब जानते थे कि इसमें हमारे जो प्रांत की वह बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सिजाउद्दौला आता है तो वह सबसे पहले दस्तक का विरोध करता है कि आप जो है दस्तक सिर्फ कंपनी के जरिए यूज किया जाएगा, आप जो है इसे अपने तरह से यूज नहीं कर सकते। और इस तरह से यहीं से इनका जो है जंग छिड़ता है। उसके बाद यह करता क्या है कि यह एक वहाँ पर स्थित फ्रांस और अंग्रेज, जो फ्रांस थे वह उसमें चंद्रनगर और जो अंग्रेज थे वो थे फोर्ट विलियम, वहाँ पर स्थापित थे। और वो लोग करते क्या है कि किलाबंदी करवाते हैं दोनों लोग। तो सिजाउद्दौला उनको खबर देता है कि आप जो है इसकी किलाबंदी करवाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वह वहाँ का नवाब हुआ करता था। उसने यह आदेश दिया और फ्रांस जो था वह चंद्रनगर में जो रह रहे थे उन्होंने मान लिए और वहाँ की किलेबंदी करवाना बंद कर देते हैं। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और अपना कार्य चालू रखा। तो वहाँ पर जब यह बात सुनता है सिजाउद्दौला, वह उनसे गुस्सा होकर उन पर अटैक करता है, जो फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है और इसे अपने कब्जे में कर लेता है जून 1756 में। उसके बाद जब क्लाइव आता है, क्लाइव जब आता है 1757 में, इसे अपने अंडर में कर लेता है। और इसके पहले एक और घटना हुई थी जो काफ़ी प्रचलित है, जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह काफ़ी इसी उद्देश्य से हुआ था। यह भी एग्जाम में बताया जाता है कि जो ब्लैक होल घटना थी इसी के तहत ही जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह यहीं से आग लगती है और आगे चलकर जो प्लासी के युद्ध में बदल जाती है। यह जो ब्लैक होल घटना थी यह थी 20 जून 1756 में यह घटना होती है। इस घटना में होता क्या है कि सिजाउद्दौला जो थे वह 146 व्यक्तियों को 18 बाई 14 का एक रूम था जिसकी दीवार थी 10 इंच मोटी दीवार थी, और इस दीवार में 146 व्यक्ति को वो बंद करवा देते हैं। उसके बाद जब वह प्रायः दूसरे दिन खोलते हैं उसको, तो उसमें से टोटल 23 व्यक्ति ही जीवित निकलते हैं, बाकी 123 की मृत्यु हो जाती है। और उस समय उसमें मौजूद थे जो जे जेड हालवेल, उस समय यह भी उसी में मौजूद थे। उसी वक्त इनको भी बंद कर दिया गया था। यह एक राइटर थे और इन्होंने यह ब्लैक होल की घटना जो प्रस्तुत की। और जब क्लाइव पहुंचता है यह सब बात सुनता है तो वह, क्योंकि जो एक क्लाइव था जो अंग्रेज की सेना थी वह उसमें कर्नाटक के युद्ध में सब बिजी थे। लेकिन जब 46 के बाद 47 में वह वापस आता है और यह सब बात या सूचना सुनता है तो वह करता क्या है कि जनवरी 1757 में क्लाइव ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जो सिजाउद्दौला थे वह एक खबर पाते हैं तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइव अपनी पूरी फोर्स लेकर आ गया था और इसलिए इनके बीच में जो एक संधि होती है, जो दोनों को लग रहा था कि एक आक्रमण होगा, लेकिन फिर भी ये अपने बीच में संधि करवा लेते हैं, और जिसे हम अलीनगर के संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में होता क्या है कि मुक्त व्यापार करेंगे। अंग्रेज कहते हैं कि हम बंगाल पर मुक्त व्यापार करेंगे और सिक्का जो है अपना सिक्का यहाँ पर चलाएंगे। सिक्का जो था वो फर्रुखसियर ने
उस समय कहा था कि आप जो है अपना व्यापार करेंगे, लेकिन सिक्का जो चलेगा वह हमारा सिक्का चलेगा जो मुंबई में ढाला जाता है। लेकिन इस संधि में जो अंग्रेज थे वह सिक्का चलाने की मांग करते हैं और ये भी मान लिया जाता है। लेकिन इस संधि से ना तो ना तो नवाब खुश थे सिजाउद्दौला और ना ही क्लाइव खुश था, क्योंकि क्लाइव को लग रहा था इसने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिस तरह से 146 व्यक्ति को बंद कर देता है। और सिजाउद्दौला को लगता है कि ये लोग आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपना शासन करना चाहते हैं। इस तरह से इनके मन में चल रहा था। क्लाइव जो था या इनसे युद्ध करने का विचार बना रहा था, लेकिन सिजाउद्दौला इससे काफ़ी परिचित नहीं थे, वह इसको काफ़ी सीरियस नहीं लिए। लेकिन क्लाइव जो था वह सीरियस ले लेता है। उसके बाद यह प्लान बनाता है और इनके सेनापति, इनके जैसे घर के कई मेंबर को अपने अंडर में कर लेता है। जो युद्ध होता है, जो प्लासी के युद्ध के नाम जानते हैं, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में। अभी इसमें सिर्फ हम जो बंगाल के नवाब हुए थे उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जब सिजाउद्दौला प्लासी के युद्ध में मारा जाता है, उसके बाद आते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जब शासक बनता है वह 1757 से 1760 तक बनता है। उसके बाद जब मीर जाफर को यह लगने लगता है, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने बनाया था वहाँ का नवाब, मीर जाफर को लगने लगता है कि यह मुझे अपना गुलाम समझ रहे हैं और मुझसे जो चाहे वो कार्य करवा रहे होते हैं, इसलिए वह गद्दी छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम भी यह देखता है इसी के साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो उसने एक षड्यंत्र रचा जो 1763 में वह बक्सर के युद्ध के लिए तैयारी करता है, जिसमें मुगल और कई जो प्रांत के राजा थे वह इसका सहयोग करते हैं। और यह लास्ट में युद्ध होने से पहले ही भाग जाता है, लेकिन फिर पहुंचते हैं मीर जाफर इस युद्ध में जो 1763 में और 1765 तक चलाते हैं। और इन्हीं के बीच में जो होता है 1757 में प्लासी का युद्ध और 1754 में बक्सर का युद्ध। इन दो युद्धों से जो मुगल थे उनको यहाँ का जो है शासक बन जाते हैं और इन्हीं से वह बक्सर के युद्ध से यहाँ पर अपना कब्जा कर लेते हैं और अपना जो है बंगाल अपने अंडर में कर लेते हैं। और बंगाल जो है वह मुगलों के और वहाँ के नवाबों के हाथों से निकल जाता है। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे हम जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध किस तरह से हुआ, इसमें कितना षड्यंत्र रचा गया था, कैसे क्या क्या हुआ, उसको देखेंगे। तो हम जो है बंगाल के नवाब को पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसको एक बार इक्वल कर लेते हैं। जो पहला नवाब हुआ था वह मुर्शिद कुली खां 1717 से 26 तक, और दूसरा जो था वह सिजाउद्दीन 1726 से 39 तक, और सरफराज 1739 से 41 तक, अलवर्दी खां जो था वह 41 से 1741 से 56 तक, सिजाउद्दौला जो था वह 1756 से 1757 तक, मीर कासिम 1757 से 1760 तक। उसके बाद यह दोबारा बनता है 63 से लेकर 1765 तक, लेकिन बीच में मीर कासिम 1760 से 1763 तक। अगर आपको यह बंगाल के नवाब पर जो वीडियो बना है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आप अच्छे से ध्यान देंगे तो जीएस जो है आपका काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद।